जय हिंद साथियों। आज हम लैब असिस्टेंट पर्यावरण पर्यवेक्षक के अंतर्गत केमिस्ट्री की यूनिट 5 को कवर करने वाले हैं। इस यूनिट में हम स्टेट ऑफ मैटर्स यानी कि अवस्थाएं, टाइप ऑफ बॉन्डिंग, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, गैसेज लॉ यानी कि गैस के नियम, आइडियल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेज का द्रवीकरण और न्यूमेरिकल करके चलेंगे। तो छोटी आपकी यूनिट है और इससे क्वेश्चन आना लाजमी है। ट्रिक के साथ आपको नियम वगैरह याद करा दिए जाएंगे, तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। जैसे कि आप पीडीएफ में नोट्स देख सकते हैं, अच्छी क्वालिटी के नोट्स आपके लिए तैयार किए हैं और इनमें से क्वेश्चन आने के 99% चांसेस है। तो आप वीडियो को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और एक कॉपी पेन लेकर आप अपने पास बैठेंगे ताकि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट करते चलें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले थोड़ा बेसिक जान लेते हैं। जैसे कि हम केमिस्ट्री शुरू करने वाले हैं, बेसिकली केमिस्ट्री यानी कि रसायन विज्ञान की उत्पत्ति कीमिया शब्द से मानी जाती है। कीमिया शब्द का अर्थ होता है काली मिट्टी यानी कि काला रंग, क्योंकि सबसे पहले रसायन यानी कि केमिकल का जो गुण है वो काली मिट्टी में ही देखा गया था। तो इसलिए इसे हम कीमिया शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है केमिस्ट्री की। इसके जनक यानी कि रसायन विज्ञान के जनक लेवाजियर को माना जाता है। ये भी पूछा जाता है, केमिस्ट्री के जनक लेवाजियर। और विज्ञान का विज्ञान केमिस्ट्री को कहा जाता है। तो बेसिक क्वेश्चन है, विज्ञान का विज्ञान केमिस्ट्री को कहा जाता है। जैसे कि यूनिट में मैटर्स की बात आई है, पदार्थ और उसकी प्रकृति यानी कि मैटर्स एंड इस प्रॉपर्टीज नेचर में। पदार्थ क्या है? दुनिया का प्रत्येक वस्तु जो स्थान घेरती है, स्पेस घेरती है, अराउंड जो भी हमारे हाथ में मोबाइल है, पेन है, पेंसिल है, कॉपी है, ये सब क्या है? पदार्थ है। जल, बालू, हवा, ये सब पदार्थ है। जबकि प्रकाश पदार्थ नहीं होता, यह भारहीन होता है। इसलिए प्रकाश को हम किस में नहीं रखते? मैटर में नहीं रखते। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लाइट मैटर में जो है आपकी नहीं आती है। महर्षि कणाद के अनुसार सभी पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से बने होते हैं यानी कि स्मॉल पार्टिकल से बने हैं, जिसे कणाद का परमाणु कहा गया। यदि हम पदार्थ के वर्गीकरण की बात करें तो इसका वर्गीकरण दो टाइप से है। एक तो फिजिकल यानी कि भौतिक आधार और एक केमिकल रासायनिक आधार। भौतिक आधार में हम पदार्थ को ठोस, द्रव और गैस तीन चीज़ों में सामने से ऑब्जर्व करते। कोई सॉलिड है, ठोस दिखाई देती है तो ठोस अवस्था में जाएगा पदार्थ। लिक्विड तरल की तरह बहता हुआ दिखाएगा, द्रव में जाएगा। और गैसेस अणु है तो गैस के बेस पे उसको भौतिक आधार पर वर्गीकरण कर देंगे। एक स्टेट होती है प्लाज्मा। इस अवस्था में कोई भी चला जाएगा, बस उसके लिए हीट की आवश्यकता होती है यानी कि बहुत ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, उसे हम प्लाज्मा में बोल देंगे। और एक पांचवी स्टेट मानी जाती है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन, है ना, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, पांचवी स्टेट या लेटेस्ट स्टेट कौन सी है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन। उसके बाद रासायनिक में एक तो प्योर पदार्थ हो गए, एक अशुद्ध हो गए। अशुद्ध को मिश्रण यानी कि मिक्सचर बोलते हैं। शुद्ध में कौन से आएंगे? एलिमेंट्स हो गए और कंपाउंड यौगिक हो गए। अशुद्ध में कौन से आएंगे? समांग, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। तत्व आपको पता है धात्विक और अधात्विक, यानी जो धातु से बने हुए धात्विक और जो अधातुओं से बने हुए अधात्विक। यौगिक कार्बनिक जिनमें कार्बन की मात्रा होगी, अकार्बनिक जिनमें कार्बन नहीं होगा, समांगी जिनमें समान मिक्सचर होगा, विषमांगी जिनमें अलग अलग मटेरियल ऑब्जर्व होता होगा। ठीक है, अभी हमारा फोकस यहाँ ना होकर इन स्टेट से होगा। ठोस हम पढ़ेंगे 12th क्लास के सॉलिड स्टेट में, लिक्विड पढ़ा जाएगा, उसके बाद गैसेज और गैसेज के नियम हम इस चैप्टर में कवर करने वाले हैं। ठीक है गाइज। अब जो आपके यूनिट में टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग दिया गया है, उसमें आपको दो टाइप से पढ़नी होती है। एक तो इंट्रा होती है, एक इंटर होती है। इंटर का मतलब इंटरनेशनल लेवल की तरह से क्रिकेट खिलाड़ी खेलते हैं, एक अणु से दूसरे देश, एक देश से दूसरे देश के लिए। तो एक अणु से दूसरे अणु में बनने वाले बॉन्ड इंटर होंगे और एक ही अणु के मध्य बनने वाले बॉन्ड वो इंट्रा होंगे। इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं आयनिक, कोवलेंट और कोऑर्डिनेट। और इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्ड और वंडरवाल्स बॉन्ड या वंडरवाल्स फोर्स भी आता है कहीं पे, तो आपको ध्यान रखना है वंडरवाल्स बॉन्ड ये सबसे वीकली होंगे। अभी आराम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल आपको इंट्रा और इंटर में डिफरेंस कवर होना चाहिए। इंट्रा इंटरनेशनल यानी कि अदर अणु के साथ बनने वाला बॉन्ड, और इंट्रा यानी कि अंतः एक ही अणु में बनने वाला बॉन्ड। ठीक है, अब पहली बात करते हैं हम आयनिक बॉन्ड की। तो आयनिक बॉन्ड यानी कि आयनिक बॉन्ड, जैसे
ये बॉन्ड हमारा धातु और अधातु के मध्य बनता है। मेटल और नॉन मेटल के मध्य बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड होता है। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं जिसमें, वो भी कौन सा होता है, आयनिक बॉन्ड होता है। एग्जाम्पल आप NaCl को ऑब्जर्व करके दिमाग में बहुत सारे एग्जाम्पल सोल्व कर सकते हैं। आपको पता है NaCl सोडियम धातु होती है और Cl अधातु होती है यानी कि मेटल नॉन मेटल, तो पता लग गया ना कि आयनिक बॉन्ड होगा। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कैसे हो रहा है, अब आपको पता है कि जो ये Na होता है सोडियम, कितना होता है परमाणु क्रमांक 11। अब 2 8 1 तो 1 चार्ज ये रखता है अपने पास, जब दूसरे के साथ जुड़ेगा ट्रांसफर करेगा। ऐसे Cl होता है 17, तो इस पर 1 नेगेटिव चाहिए इसको, यानी कि 1 चाहिए, ये इसको दे देता है। तो ये तो आपको बेसिक चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। ऐसे ही नेक्स्ट वाले में आप देख सकते हैं MgO, Mg यानी कि मैग्नीशियम धातु, ऑक्सीजन अधातु, तो इन दोनों के मध्य आयनिक बॉन्ड। नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड यानी कि सहसंयोजी बंध। कोवलेंट बॉन्ड क्या होगा, अधातु अधातु के मध्य यानी कि इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से। जैसे ऑक्सीजन O2 लिखा जाता है, तो यानी कि इसमें कौन सा बंध है, सहसंयोजी कोवैलेंट बॉन्ड है, क्योंकि अधातु अधातु के मध्य बनना है। N2 लिखा जाता है आपका, ठीक है। जितनी भी गैसेज होंगी H2 लिखते हैं आप, तो इनमें आप कौन सी चीज़ ऑब्जर्व कर सकते हैं, सहसंयोजी बंध जो अधातु और अधातु के मध्य होगा। आपको फंडामेंटल तरीके से ध्यान रखना है अच्छे से कि अधातु अधातु तो सहसंयोजी, धातु और अधातु आयनिक बॉन्ड। इसमें इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है कि इलेक्ट्रॉन तेरा भी है और इलेक्ट्रॉन मेरा भी है, पार्टनरशिप में काम चलता है। जैसे O2 में एक ऑक्सीजन ऑक्सीजन ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी कि उप सहसंयोजक बंध। अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के कारण बनने वाला बंध को क्या बोलते हैं हम, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। जैसे NH4 लिखा है मैंने, नाइट्रोजन कितना होता है, 7 होता है नाइट्रोजन, तो यानी कि इसके बाह्य कक्षक में कितने आएंगे, 5 इलेक्ट्रॉन, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। 4 हाइड्रोजन है तो एक एक हो गया, लेकिन एक एक्स्ट्रा, तो इसके कारण जो आगे बॉन्ड बनेगा जाके वो किस में आ जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड में। ये एक टाइप से एहसान होता है कि दूसरे को फालतू का इलेक्ट्रॉन दे दिया है, जैसे NH4 में होता है, ठीक है। NH4 भी इसका एग्जाम्पल है। आपको एग्जाम्पल बहुत जरूरी ध्यान रखने हैं। अब नेक्स्ट हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिक से याद होगा आपको, वीडियो को अंत तक देखना है, बहुत अच्छी चीज़ें आपको कवर होने वाली है। इसमें एक तो हाइड्रोजन होगा क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, उसके बाद हाइड्रोजन फ़ोन करेगा कि मैं तो हाइड्रोजन हूँ, बाकी सबको फ़ोन करेगा। फ़ोन करेगा का ट्रिक है, देखो F फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, यदि ये तीनों हाइड्रोजन से जुड़े हैं तो उसमें कौन सा बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, हाइड्रोजन फ़ोन करेगा। जैसे HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, जल और NH3, तो इनमें कौन सा था, हाइड्रोजन बॉन्ड। जबकि HCl, तो Cl तो नहीं आ रहा, Cl को फ़ोन नहीं करेगा, तो Cl HCl में कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता। तो आपको छांटने के लिए ऑप्शन में दे सकता है कि इनमें से किस में हाइड्रोजन बॉन्ड है और किस में नहीं है, तो हाइड्रोजन फ़ोन करेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड कवर हो जाएगा। वैन डर वाल्स बल आपको बता दिया कि दुर्बल बल होंगे, ये हाइड्रोजन की जगह अन्य तत्व आ जाए। यदि इस हाइड्रोजन की जगह अन्य तत्व आ जाए तो उसमें कौन सा बंध पाया जाएगा, वैन डर वाल्स बल। ये केवल गैसों में पाया जाता है भाई। जैसे ऑक्सीजन, ये H2 हो गया, इसमें से हाइड्रोजन हटा दें तो क्या एक ऑक्सीजन और लगा देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, O2। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट में हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। देखो मेल्टिंग पॉइंट यानी कि गलन बिंदु, जिस पे कोई वस्तु गलना शुरू करती है, तो मेल्टिंग पॉइंट पता लग गया आपको। अब मेल्टिंग पॉइंट पे प्रेशर का इफेक्ट देखते हैं, यानी कि पहले मेल्टिंग पॉइंट सिंपली क्या कहते हैं, यह कणों के बीच आकर्षण या आकर्षण बल हो गया, उसकी पावर को दर्शाता है कि यदि किसी बॉन्ड, कोई चीज़ ही हो गई हमारे पास CO2 हो गया, या आपके पास जल हो गया, जल के अणुओं के बीच ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच कितना पावरफुल बॉन्ड बनना है, उसको मैं कितना हीट करूँ कि टूट जाए, तो आपकी मेल्टिंग पॉइंट होगा जिस तापमान पर ये टूट जाए आपस में। तो ऐसे कुछ पदार्थ होते हैं जिनका आयतन मेल्ट होने पर बढ़ता है, जैसे मोम हो गया, तांबा हो गया, ये मेल्ट होने पर क्या होते हैं, फैल जाते हैं। तो उन पर प्रेशर का प्रभाव क्या पड़ता है कि यदि प्रेशर को इंक्रीज कर दिया जाए तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है ना। जिनका आयतन मेल्ट होने पर बढ़ता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ रहा है मेल्ट होने पर, तो प्रेशर बढ़ा देंगे तो और मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा, यानी कि मेल्ट होना और ज़्यादा हो जाएगा उसका, तो मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। इसके विपरीत कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका आयतन मेल्ट होने पर घटता है, यानी कि इसके अपोजिट है, जैसे बर्फ़, ढलवा लोहा। ये ऐसी दो कंडीशन है जिसमें यदि हम मेल्ट करें इन दोनों को, बर्फ़ को भी पिघलाएं और ढलवा लोहे को, तो इनका वॉल्यूम क्या होगा, कम हो जाता है। ऐसी कंडीशन में यदि हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसने जिक्र किया सिलेबस में फ्रीजिंग पॉइंट का। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, विशेष ताप, प्रेशर हो या टेम्परेचर हो,
है ना, विशेष टेम्परेचर प्रेशर हो, उस पर जब कोई द्रव जम जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। जैसे जल का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री, बर्फ़ का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री। तो मेल्ट होना कहाँ शुरू होता है, 0 डिग्री से ही शुरू होता है, 0 डिग्री पर ही जमना शुरू होगा नीचे की साइड जाके, ठीक है। अब इम्प्योरिटी मिलाने पर मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इम्प्योरिटी जब भी मिलाते हैं दोनों के दोनों कम हो जाते हैं। जैसे यदि आप किसी चीज़ को उबाल रहे हो और उसमें कोई चीज़ उबल रही है, वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलना शुरू हो गई, जैसे ही आपने उसमें कुछ मिलाया तो उसे और उबालना पड़ेगा, यानी कि और ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो उससे क्या हो रहा है कि मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों कम हो जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल फ्रीजिंग पॉइंट कम होने का है, फ्रीजिंग मिक्सचर, हिमकारी मिश्रण का बनना लेटेंट हीट पर आधारित होता है, तो फ्रीजिंग मिक्सचर हो गया, यानी कि बर्फ़ डालने पर बर्फ़ पिघलने के लिए H2O की गुप्त ऊष्मा लेता है, ओवरऑल टेम्परेचर कम हो जाता है। तो आप ध्यान रखेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट हो मेल्टिंग पॉइंट हो, जब भी आप कोई चीज़ मिलाएंगे तो उसमें क्या हो जाएगा, आपका मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों डिक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। अब थोड़ा सा इसमें बेसिक चीज़ें और भी हैं, जैसे आपका वाष्प वेपराइजेशन हो गया, यानी कि द्रव का वाष्प बनना, और इवेपोरेशन क्वथनांक से कम ताप पर द्रव का वाष्प बनने की प्रक्रिया, यानी कि यदि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है तो इवेपोराइजेशन ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि जल्दी बन जाएगा, कम क्वथनांक जल्दी वाष्प बन जाएगी। और रेट किस पर डिपेंड करेगी वेपोराइजेशन की, टेम्परेचर बढ़ा दोगे तब इवेपोराइजेशन की रेट बढ़ेगी, एरिया ज़्यादा होगा तब भी वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, और एयर प्रेशर कम हो जाएगी तो वाष्पीकरण तब ज़्यादा होगा, ठीक है। वायु की गति तेज होगी तो वाष्पीकरण तब भी बढ़ जाता है। तो बेसिक चीज़ें आपको ये ध्यान रहनी चाहिए। यदि क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, अशुद्धि मिलाने पर बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है। प्रेशर बढ़ा देगा किसको, बॉइलिंग पॉइंट को, जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। गैसीय दाब मापने का यंत्र, बड़ा यंत्र वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेयर होता है, ATM होता है गैसीय दाब मापने का, और SI मात्रक पास्कल होता है। तो इम्पोर्टेंट है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं गैसेज की। गैसेज यूनिट में हमारा पोर्शन है, तो गैसेज की बेसिक जानकारी, जिसका आकार, साइज, वॉल्यूम निश्चित नहीं होता, यानी कि जो फैल जाती है। अंतराणु का स्थान अधिक होता है, यानी कि एक मॉलिक्यूल यहाँ तो दूसरा यहाँ होगा किसी भी कंपाउंड में, तो ज़्यादा गैस होती है। गैसों के मध्य अंतर आकर्षण बल कम होता है, जब दूर दूर है तो आकर्षण बल भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। अब टाइप ऑफ गैसेज, गैसेज के टाइप क्या है, मोनो एटॉमिक, यानी कि मोनो का मतलब सिंगल एटॉमिक है, जैसे हीलियम, आर्गन और जिनोन, ये मोनो एटॉमिक होगी। डायटोमिक यानी कि 2 मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। डायटोमिक, ट्राइएटोमिक जिसमें तीन एटम्स लगे हों, एक कार्बन का 2 ऑक्सीजन के, तो ट्राइएटोमिक SO2, एक सल्फर का 2 ऑक्सीजन के SO2 बन गया, एक नाइट्रोजन का 2 ऑक्सीजन के NO2, और ओजोन O3, तो ये ट्राइएटोमिक। पॉलीएटोमिक जिसमें 2 या 3 से अधिक हो गए ना, CH4 देखो 1 और 4 5, 4 एक नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन के 5, तो क्या होगी पोलोएटॉमिक, ज़्यादा एटम्स जिनमें कवर हो रहे हैं। रियल गैस किसे बोलते हैं, यानी कि वास्तविक गैस। वास्तविक गैस दुनिया की सभी गैसें रियल गैस होती हैं। ये दीवार पर दाब प्रेशर लगाती हैं, जैसे इन पर हमने किसी में बंद कर दिया इसको, तो ये क्या करती है, दीवारों पर प्रेशर इंक्रीज करती है। गुब्बारे को फुलाने पर गैस के दबाव के कारण फैलने लगता है, यानी कि जब आप बैलून को फुलाओगे तो उसमें जो प्रेशर दे रहे हो, गैस दे रहे हो, तो उसके प्रेशर के कारण ही अंदर हवा जाकर गुब्बारे को फुलाने पे मजबूर कर देती है। और इसके विपरीत आइडियल गैस की बात करें, आइडियल गैस भी सिलेबस में इंपॉर्टेंट है। आइडियल गैस ये दीवार पर दाब नहीं लगाती, ये केवल काल्पनिक इमेजिनिंग गैस है। तो पूछा जा सकता है कि आइडियल गैस कैसी गैस होती है, काल्पनिक गैस होती है, ये प्रेशर इंक्रीज नहीं करती। इनको कैसे बनाया जा सकता है, देखो जैसे CO2 का आइडियल गैस बना सकते हैं यदि हम प्रेशर कम कर दें और टेम्परेचर बढ़ा दें। तो 2 कंडीशन है कि CO2 आइडियल गैस बन जाएगी, या आइडियल गैस बनाने की कंडीशन क्या है कि प्रेशर कम होना चाहिए, टेम्परेचर अधिक होना चाहिए, ठीक है। इक्वेशन भी पढ़ेंगे अभी आइडियल गैस समीकरण की। मेन कंपाउंड ऑफ गैसेज क्या होते हैं, एक तो टेम्परेचर, एक प्रेशर, एक वॉल्यूम, इन तीनों पर ही फोकस करना है, टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम। अब लॉ ऑफ गैसेज की बात करते हैं हम। पहला नियम है चार्ल्स नियम। गैस के नियम होते हैं चार्ल्स बॉयल। ट्रिक से ध्यान करेंगे, देखो चार्ल्स का नियम कैसे कवर करेंगे। चार्ल्स टीवी देख रहा है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, तो टीवी यानी कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वॉल्यूम के एट कांस्टेंट P, यानी कि प्रेशर पर। यदि प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, इस बर्तन में हमने भरा और उसको प्रेशर को ऊपर से कांस्टेंट रख दिया और नीचे से हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। जैसे हम गैस पे रोटी बनाते हैं
यानी कि एक प्रेशर कांस्टेंट है, नीचे से टेम्परेचर हीट दे रहे हैं, तो उसका रोटी का वॉल्यूम क्या होता है, बढ़ जाता है। तो वो चार्ल्स के नियम पर है। जैसे बॉयल का नियम है नेक्स्ट, तो बॉयल कैसे याद रखना है, ट्रिक क्या है, VIP बॉय, V से तो वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा प्रेशर के। अब देखो तीन चीज़ है ना, V, P और T, तो जो VIP बॉय लिखा हमने VIP, तो V वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल प्रेशर के, तो एट कांस्टेंट T, यानी कि टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे और वॉल्यूम को कम करें तो प्रेशर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, ये बॉयल्स का नियम था। गैलुसाक का नियम क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था टेम्परेचर किसके, प्रेशर के। ठीक है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो दो नियम याद हो गए, तीसरा अपना बन के आएगा, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर के कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक, यहाँ तक हो गया। यदि हम तीनों नियमों को मिला दें, जनरली तीनों नियमों को मिला दें, तो एक तो आइडियल गैस बन के आती है, उसको भी लास्ट में डिस्कस करेंगे, पहले इनसे रिलेट कर लेते हैं। देखो इसमें प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर के साथ वॉल्यूम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, कौन से में, यदि इन तीनों नियमों को मिलाया जाए तो एक समीकरण बन के आती है PV/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। इसको ही हम न्यूमेरिकल में आराम से सॉल्यूशन के तौर पर कवर करेंगे और कैसे लगाएंगे उसको भी देखेंगे न्यूमेरिकल में। तो पहले आप समझिए कि इक्वेशन कैसे आई है। देखो PV, तो P इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, तो जब इसको आप लिखोगे PV इक्वल टू कॉन्स्टेंट लिखोगे तो PV आ जाएगा। T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर के, तो P के नीचे क्या आ जाएगा, T आ जाएगा, तो P1 V1/T1। तो इस समीकरण को ऐसे लिखेंगे P1 V1/T1, तो यहाँ से बन गया PV/T। तो दो इक्वेशन बना ली दो गैसों के लिए, तो उस पर काम करना है अब हमने। ठीक है, जैसे अब आपको न्यूमेरिकल सोल्व करना है, किसी गैस पर 15 डिग्री सेल्सियस पर आयतन 360 ml है, इसका कितना तापमान बढ़ाया जाए कि आयतन 400 ml हो जाए, जबकि दाब नियत हो, यानी कि प्रेशर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, और टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो इसको केल्विन में कन्वर्ट करना है, वॉल्यूम दे रखा है। तो अब फॉर्मूला P1 V1/T1 इक्वल टू P2 V2/T2। अब इसमें कांस्टेंट क्या है, प्रेशर, तो प्रेशर वाला P1 P2 को छोड़ दो, कितना बचा V1/T1 और V2/T2। अब यहाँ से V1 कितना दिया है, वॉल्यूम 360 दिया है, लेकिन T1 15 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो केल्विन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, सेल्सियस में 273 जोड़ते ही केल्विन में आ जाता है। तो 15 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा तो 288 केल्विन आ गया। तो V1 360 ml, T1 280 केल्विन में हो गया। V2 कितना दिया 400 ml और T2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने ये वैल्यू रखी तो कैलकुलेशन करेंगे, इसको काटेंगे तो T2 की वैल्यू आएगी 320 केल्विन, ये कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, और T2 कितना हो जाएगा, यदि आपको दोबारा से सेल्सियस में लाना है तो उससे 273 दोबारा घटा देंगे, 320 से 273 जैसे घटेगा 47 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर बच जाएगा। तो आपको आई होप फार्मूला लगाना भी आ गया होगा अब इसमें। यदि अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को पढ़ें आप, तो अब इसे आप खुद से भी सोल्व कर सकते हैं। जैसे किसी पारे यानी कि Hg का दाब दिया, प्रेशर दिया है, आयतन दिया है, तो इसका दाब कितना, प्रेशर कितना बढ़ा जाए कि आयतन घटकर 100 ml हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा, जो जो चीज़ दी है उसको लेना है। तो इसका मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, जब टेम्परेचर का जिक्र नहीं है। तो P1 700 नैनो 700 mm है Hg। P2 आपको फाइंड करना है, V1 500 ml था, V2 घटकर कितना हो गया 100 ml। तो समीकरण ये है P1 V1/T1 P2 V2/T2। तो इस बार टेम्परेचर नहीं है तो टेम्परेचर हटा देंगे, कांस्टेंट कर दिया, इक्वेशन बन जाएगी ये P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो P1 700 V1 500 P2 ज्ञात करना है आपको, V2 100 है। तो सोल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा 3500 mm। ठीक है, ये प्रेशर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने करना है खुद से, ट्राई करेंगे, बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल पे है, फॉर्मूला है। अब बात करते हैं एवोगाद्रो के नियम की। एवोगाद्रो का नियम क्या कहता है कि यदि टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही कांस्टेंट कर दी जाए तो गैस का जो आयतन होगा, गैस का जो वॉल्यूम होगा, अणुओं के मोलों के नंबर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि n क्या होगा, मोलों की संख्या, और वो गैस के आयतन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा। कब, टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और प्रेशर भी। ये किसका नियम था, एवोगाद्रो का। डायरेक्ट भी नियम पूछा जा सकता है, तो आपको फॉर्मूला भी ध्यान रखना है और नियम की कंडीशन भी ध्यान रखनी है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, v के नीचे n आ जाएगा तो कांस्टेंट लिख देंगे इधर। ठीक,
और V1N1 इक्वल टू V2/N2 कर देंगे, तो ये भी फॉर्मूले से बन के आ जाएगा इसका। और मोल बराबर क्या होता है, N बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी कि भार वेट और मोलिकुलर वेट, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट क्या होता है आपका मोल। ठीक, ये आपको ध्यान रखनी चीज़ें। एक मोल गैस में कितने अणु होंगे, 6.203 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एन के होता है, किसका नियम है, एवोगाद्रो का। कब, जब टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट होते हैं। यदि एवोगाद्रो के फॉर्मूले पर न्यूमेरिकल की बात करें, 200 ml आयतन में मोलों की संख्या 40 है। ठीक है, किस आयतन पर मोलों की संख्या 60 हो जाएगी, तो आपको मोल और आयतन का रिलेशन से ध्यान आना चाहिए कि एवोगाद्रो नियम लगेगा। तो वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एन के, तो V1/N1 V2/N2। तो V1 कितना दिया है आपको, 200 ml, N1 कितना दिया है, 40 दिया है। आयतन आपको ज्ञात करना है और N2 यानी कि मोलों की संख्या 60 दी है। जब आप इसको सोल्यूशन करोगे तो V2 कितना आएगा आपका निकल के 300 ml आएगा। तो ऐसे नॉर्मल फॉर्मूले आपको याद करने और सोल्व करने आने चाहिए। नोट में आपको ध्यान देना है, आदर्श गैस समीकरण पढ़ेंगे। जो STP होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होता है स्टैंडर्ड का, और प्रेशर 1 atm होता है। यदि NTP की बात करें, नेचुरल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नेचुरल जो प्रकृति में चल रहा है, जैसे 20 डिग्री सेल्सियस 1 atm प्रेशर कन्वर्ट करेंगे। RT यानी कि रूम टेम्परेचर 27 डिग्री या 25 डिग्री सेल्सियस के लगभग आपको लेना है। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है, जब भी आपको STP NTP की बात करेगा तो आपको खुद समझ में आना चाहिए कि मुझे प्रेशर कितना लेना है, टेम्परेचर कितना लेना है। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन की बात करते हैं। आइडियल गैस इक्वेशन यानी कि PV इक्वल टू nRT होता है, यानी कि सारे जितने भी नियम पढ़े हमने गैलुसैक का, एवोगाद्रो का, उन नियमों को मिला दें तो हमें इक्वेशन प्राप्त होती है PV इक्वल टू nRT। यदि आप रेगुलर स्टूडेंट है साइंस के तो आपको बेसिक सी बातें याद हो गई होगी, जिसमें P होता है प्रेशर, V वॉल्यूम, N मोलों की संख्या होगी, R क्या हो जाएगा आपका गैस नियतांक, गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। तो क्या टेम्परेचर केल्विन में, मोल जूल। ठीक है ना, निकाल कैसे सकते हैं, इधर मल्टीप्लाई करके या सोल्व करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट याद रखेंगे। आपको नियतांक यानी कि इनकी वैल्यू भी, कांस्टेंट वैल्यू भी पूछी जा सकती है। ये सारी चीज़ें किस पे होगी, STP NTP पर। ठीक है, इन पर क्या करना है आपको, प्रेशर, टेम्परेचर और R की वैल्यू खुद लेनी है, क्योंकि इन कंडीशन पे ही ये चीज़ें कांस्टेंट होती है। R की वैल्यू पता लग गई, P की वैल्यू और टेम्परेचर की वैल्यू। अब जैसे न्यूमेरिकल आया आपके पास, STP पर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर 4 मोल आदर्श गैस का आयतन कितना होगा, यानी कि इस समीकरण में आपको V की वैल्यू निकालनी है। अब STP की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि फॉर्मूला क्या करा, कैल्विन माना चाहिए कांस्टेंट R की वैल्यू, तो 200 कैल्विन हो गया, 273 कैल्विन। प्रेशर कितना हो जाएगा, 1 atm होता है। और N कैसे निकाले, इसने दे रखे हैं 4 मोल के लिए निकालना है। तो आदर्श गैस समीकरण क्या है हमारी, PV इक्वल टू nRT। अब इसमें आपको वैल्यू पुट कर देनी है, प्रेशर 1 atm, वॉल्यूम फाइंड करना है, N की वैल्यू 4 दे रखी है, R की वैल्यू 8.314 और टेम्परेचर 273 कैल्विन। तो आप जैसे ही सोल्व करोगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा ml में। ऐसे ही आपको न्यूमेरिकल सोल्व करने हैं आदर्श गैस समीकरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NTP पर 132 ग्राम CO2 का आयतन कितना होगा। तो NTP पर आपको 132 ग्राम CO2 का आयतन निकालना है। तो इसके लिए आपको N तो दिया नहीं इस बार, तो पहले N निकालना पड़ेगा। N के लिए आपको बताया कि मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार, यानी कि वेट बटे मोलिकुलर वेट। वेट कितना है, 132 ग्राम। मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, CO2 का, यानी कि इसका कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 2 लगा हुआ है, तो 2 गुणा 16 दूनी 32 और 12 44, डिवाइड करेंगे 3, तो N की वैल्यू 3 आ गई। अब जैसे आपने न्यूमेरिकल ऊपर सोल्व किया है, PV इक्वल टू nRT, तो यहाँ N की वैल्यू 3 रखेंगे, R की वैल्यू सेम रखी जाएगी, टेम्परेचर इस बार 293 रखना है, P की वैल्यू 1 रहेगी और V आराम से आप निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट नियम है हमारा ग्राम का विसरण नियम, गैस से रिलेटेड है। विसरण का मतलब होता है उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो होना। तो एक गैस के लिए तो गैसों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर फ्लो होना। तो गैसों के लिए क्या लगता है कि चार्ल्स ने कहा कि जो वॉल्यूम होगा, उनके जो मोलिकुलर वेट होगा, उनके वर्क का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा गैस का आयतन एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर। तो कंडीशन ध्यान होनी चाहिए, एट कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पर वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आएगा √m के। तो इसी से फॉर्मूला बनेगा V1/V2, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो बड़ा रूट,
तो M1 नीचे आएगा तो M2 ऊपर, यहाँ M1 लिखेंगे तो एक M2 नीचे आएगा, वो ऊपर की साइड चला जाएगा। तो आपको ये कंडीशन ध्यान रखनी है। इस फॉर्मूले पे भी नीचे न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल इस प्रकार है आपके पास, किसी ट्यूब से होकर 400 ml H2 गैस प्रवाहित हो रही है। ट्यूब से कितना O2 गैस प्रवाहित होगी, यानी कि एक ट्यूब होगी तो फ्लो वाली जब भी बात आएगी तो आपको विसरण का नियम ध्यान रखना है ग्राम का। यानी कि ट्यूब है, फ्लो हो रही है, 400 ml गैस आई, प्रवाहित हो रही है H2। अब ये कह रहा है कि यदि ट्यूब से O2 गैस प्रवाहित की जाए तो कितनी होगी। अब H2 के लिए V1 कितना दिया, 400 ml। O2 के लिए वॉल्यूम निकालना है कि उसका आयतन कितना होगा उस ट्यूब से निकलते हुए। अब H2 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 2, हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 हाइड्रोजन है तो H2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, एक ऑक्सीजन अणु का कितना होता है, 16, तो 2 है तो कितना हो जाएगा, 32। तब ग्राम का विसरण नियम क्या कहता है कि जो V1/V2 होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल M2/M1 के होता है, यानी कि अंडरूट में इसको क्या लिखते हैं, M2/M1। ये आपका वॉल्यूम के अकॉर्डिंग। तो V1 कितना दिया था हाइड्रोजन के लिए 400, V2 निकालना है ऑक्सीजन के लिए। अब M2 कितना आया ऑक्सीजन के लिए, 36 आया, 32 आया, 32 कहाँ, 32 होगा ये, सॉरी यहाँ पे 32 होगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, काट के 32 को डिवाइड करना है, 36 नहीं 32 होगा तो 16 आएगा। 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। तो V2 कितना आ जाएगा, इसको सोल्यूशन कैसे करोगे, V2 इधर जाएगा, 4 डिवाइड में आएगा, 4 से 400 को डिवाइड करेंगे तो वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 100 ml आ जाएगा। लास्ट नियम पढ़ते हैं हम, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, यानी कि पार्शियल प्रेशर पर जो डाल्टन का नियम लगता है। यह नियम केवल उन गैसों के मध्य लगेगा जो आपस में रिएक्शन ना करती हो। यानी कि आपने एक प्रेशर में कई सारी गैस भर दी और उन गैस जो होगी पात्र पर प्रेशर लगाएंगी, लेकिन वे गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, तभी ये नियम फॉलो होगा। और उन पे जो ओवरऑल प्रेशर लगेगा, यदि एक हाइड्रोजन, एक हीलियम, नाइट्रोजन भर दी तो तीनों अलग अलग हैं तो ये आपस में रिएक्शन नहीं कर सकती। ये प्रेशर लगाएगी P1, ये लगाएगी P2, एक लगाएगी P3, तो 3 प्रेशर लगे। तो ओवरऑल जो प्रेशर होगा वो इन तीनों के सम का बराबर होगा। तो ये किसने कहा, डाल्टन ने। लेकिन कंडीशन क्या रखी, वह गैसें आपस में रिएक्शन नहीं करनी चाहिए। यदि रिएक्शन करेगी तो ओवरऑल सब मिक्स हो जाएगी। ये डाल्टन का नियम ध्यान रहेगा। अब लास्ट कंडीशन थी यूनिट में, लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। गैस का द्रवीकरण कैसे किया जा सकता है। गैस को द्रवीकृत कैसे कर सकते हैं, यदि टेम्परेचर कम कर दें और प्रेशर इंक्रीज कर दें तो हम गैस का द्रवीकरण कर सकते हैं। तो ये कंडीशन थी आपकी। आई होप ये यूनिट आपको समझ में आई होगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट यूनिट के साथ। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।